अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जापान जाकर पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। दोस्तों, हाल ही में जापान ने अपना विजिट वीज़ा ओपन कर दिया है और इसकी शराइत बहुत ही कम है। और सबसे बढ़कर जो खुशखबरी आपको है वो ये है कि जापान के वीज़े की अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। बाकी आप जितने भी मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या एनीवन, कोई भी अगर आप मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है। लेकिन जापान वो वाहिद कंट्री है कि जिसने विजिट वीज़े के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आप हेल्पर हैं, लेबर में जाना चाहते हैं या आपके पास कोई स्किल है तब या नहीं है तब आप ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि इसकी जो शराइत हैं वो बहुत ही कम है और बगैर एजेंट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी को 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अप्लाई करें, पेपर जो तमाम है मैं आपको बता देता हूँ, आपका आसानी से वीज़ा लग जाएगा। और वहाँ जाके विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी ये विजिट वीज़े वहाँ जाके वर्क वीज़े में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए क्या शराइत हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो 1 साल का वैलिड होना चाहिए और उसके बाद आपका NIC होना चाहिए, यानी शनाख्ती कार्ड। और फिर उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी 6 मंथ की, लेकिन जापान 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप उसके साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि बैंक स्टेटमेंट हमेशा अपनी इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को कहेंगे जी हमें बैंक स्टेटमेंट बना के दें, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना वीज़ा भी सब खराब करेंगे और आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तमाम तर जो बैंक होते हैं उनका तमाम तर डाटा ऑनलाइन होता है एम्बेसियों के साथ। ये आप उनको ये ना समझें कि हम उनको उल्लू बना रहे हैं, बल्कि आपका तमाम तर रिकॉर्ड जो होता है वो बिल्कुल जो वीज़ा प्रोसेस वाले करते हैं उनके पास ऑलरेडी आपका मौजूद होता है। और जब आपका पासपोर्ट एंटर करते हैं या ID कार्ड, उसके ऊपर सब चीज़ें वहाँ पे शो हो जाती हैं। तो आप अपने आप को ज़्यादा चालाक या होशियार बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रियल में जो चीज़ है आप वो पेश करें। और उसके बाद आपको स्टेटमेंट के साथ जो है वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होगी कि मैंने कहाँ कहाँ विज़िट करना है जापान में वो। और उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी और इंश्योरेंस चाहिए होगी। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं ठीक है, अगर नहीं है तो आप फ्री में booking.com पे जाके बना सकते हैं खुद। आप किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए होगी। NOC का मतलब है कि इजाज़तनामा मुझे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, यानी मैं छुट्टी पे हूँ और मुझे कंपनी पे, मेरी कंपनी का मुझ पे कोई इतराज़ वगैरह नहीं है कि मैं जाऊँ। और इसके बाद आपको जो चाहिए होता है, जो मेन होता है वो NTN होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तभी आपका NTN होता है, और अगर जॉब नहीं कर रहे, आपका कारोबार होता है, तो आपका जो कारोबार का एक जो मेन लेटर रहता है जिसके ऊपर बिजनेस लेटर जिसको बोलते हैं वो, और उसके बाद आपका जो छोटा कार्ड होता है बिजनेस कार्ड वो भी, और उसके बाद आपका NTN और टैक्स रिटर्न, ये तमाम चीज़ें आप लगा के अप्लाई कर सकते हैं। और ये ज़हन में रहे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी के आप जो लेटर लगा रहे हैं वो फेक अगर आप लगाएंगे तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अगर 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, 70,000 की कितनी भी कर रहे हैं, जो चीज़ भी आप लगाएं तो ये ज़हन में रहे कि आप ओरिजिनल चीज़ें उनके साथ लगाएं। अगर आप ओरिजिनल नहीं लगाएंगे, 2 नंबर लगाएंगे, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। और इसके बाद मैं आपको एक मतलब कंसल्टेंट है, उनका नंबर भी दे दूँगा। वो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा और स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। अगर आप उनसे अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल थोड़े पैसों में बेहतरीन फ़ाइल बना के देंगे। अगर आप किसी और से फ़ाइल बनवाते हैं, किसी भी एडवाइज़र से या किसी भी कंसल्टेंट से, तो ये ज़हन में रखें जब आप अप्लाई कर रहे हो तो जितने भी तमाम तर डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी में जमा करवाते हैं, तो एम्बेसी में जमा कराने की जो आप कर रहे हैं उसकी एक फ़ोटो कापी अपने पास रखें और उसको बार बार आप पढ़ें और रीड करें कि आपने उसमें क्या लिखा है, अपने कौन से होटल में जाना है, कितने दिन मेरा स्टे है, कौन कौन सी जगह पर मैंने जाना है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट उससे कंसल्टेंट से लेके या किसी एडवाइज़र से लेके आप वो पेपर एम्बेसी में जमा करवा लें और एम्बेसी आपसे पूछे कि आपने कहाँ जाना है, आपको पता ही ना हो। और इसी तरह जो लीगल चीज़ें हैं वो आपके नॉलेज में ना हो तो आपका वीज़ा फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए तमाम तर जो वीज़ा प्रोसेस जो भी करते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो ये ज़हन में रखें कि जो तमाम तर डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी एक अपने पास ज़रूर रखें
اور اس کی تمام تر جو تفصیل ہے وہ اپنے ذہن نشین کر لینی ہے کہ میں نے کیوں جانا ہے، وہاں کتنے دن رہنا ہے اور میں کس ہوٹل میں رہوں گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بیسک آپ کا انٹرویو ہوتا ہے بعض اوقات اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو ویزا ایمبیسی والے لگاتے ہیں اس پہ جب فائل پہ کسی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کو تو فوراً اس کو کال کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھی ہاں جی آپ کا کیا نام ہے، آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، آپ کا کون سا بزنس ہے۔ یہ چیزیں آپ نے جو فائل میں دی ہوئی ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہی سوال کرتے ہیں، ایسے زیادہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اور اسلام آباد میں جو ان کی ایمبیسی ہے وہ 8 بجے سے لے کے جو ابھی ٹائم چل رہا ہے تقریباً 11 بجے تک آپ کو اپارٹمنٹ لیے بغیر آپ ڈائریکٹ جمع کروا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ۔ اور یاد رکھیں کسی ایجنٹ کو اتنے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نمبر میں مینشن کر دوں گا، اسکرین کے اوپر شو ہو جائے گا کہ اگر آپ ان سے فائل بنوانا چاہتے ہیں بہترین اور سستی ترین آپ کو فائل بنا کے دیں گے۔ اگر آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے، آپ کو ٹکٹ ریزرویشن چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو کم پیسوں میں بنا کے دیں گے۔ تو اس کی جو فیس ہے وہ ویزا فیس نہیں ہے۔ تو اور ابھی جو اپارٹمنٹ ہے وہ مطلب انہوں نے جاپان نے اوپن نہیں کی، تو نیکسٹ ہو سکتا ہے اگر وہ کرے تو مطلب ہے وہ اپارٹمنٹ اوپن کر دیں، لیکن ابھی بغیر کسی اپارٹمنٹ لیے آپ جا سکتے ہیں اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ وہاں جاپان جا کے اپنا ویزا کنورٹ کروا سکتے ہیں ورک ویزے میں، اور آسانی سے آپ جو ہے وہاں آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں اور ماہانہ 3 سے 4 لاکھ آسانی سے کما سکتے ہیں۔ دعاؤں کی ضرور درخواست ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔